तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्सेस ऑन पैरेलल करंट सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। अब इसके अंदर सर क्या कुछ हो। लिखना हो बताइएगा मुझे। हाँ हाँ, लिखते हैं बताओ। देखो भाई, जी पैरेलल कंडक्टर मतलब ये है कि दो कंडक्टर जब एक साथ हों, ठीक है, उनमें से करंट गुजर रहा है तो उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अलग अलग जनरेट होगी। ऐसे ही है। जी जी तो बेसिकली देखो, एक कंडक्टर में करंट गुजर रहा है, उसका अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूसरा उसके साथ ही है पैरेलल में, उसमें से करंट गुजर रहा है, उसकी अपनी फील्ड होगी। तो दोनों की फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करेंगी, है ना। जी ऐसे ही है, तो फिर उनमें से जो कंबाइंड फील्ड होगी वो क्या होगी, तो वो हम यहाँ देखेंगे। अब देखो उसको पढ़ते हैं। यू शुड ऑलरेडी नो दैट अ करंट हैज एन एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो फिगर 226.10 शोज पैरेलल कंडक्टर्स विद करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है यहाँ पर, ऑपोजिट है, ठीक है ना। एक में देखो भाई, एक क्लॉकवाइज है, एक में देखो तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आपको कहते हैं कि भाई, it is a model in which the fields are considered separately. In practice, the two fields will combine. ठीक है। अब क्या होगा, जी तो इनकी फील्ड कैसे इंटरेक्ट करेंगी। अगर ये सपोर्टिव फील्ड होंगी तो फाइनल मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और एक अगर डिक्लाइनिंग फील्ड होगी या कैंसिलिंग होगी तो फिर जीरो आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। समझ गए। जी सर नहीं समझा मैं ये। तो भाई इसमें बेसिकली ये है कि भाई अगर ये दोनों फील्ड्स आपस में वो सपोर्टिव होंगे, नहीं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से अट्रैक्टिव फील्ड होगी, यहाँ से अट्रैक्टिव फील्ड होगी, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मैक्सिमम फील्ड आएगी। अगर रिपेल करेंगे तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होता। जी तो अब हम देखते हैं कि क्या फील्ड जी जी बनती है, ठीक है। कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द फील्ड ऑफ द लोअर कंडक्टर ऑन दैट द अपर कंडक्टर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लोअर कंडक्टर इज टू द राइट ऑफ द पेज। ठीक है, लोअर कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो राइट साइड पे होगी। लेफ्ट हैंड रूल से देखोगे, फ्लेमिंग से, ठीक है। जी एंड द करंट इन द अपर कंडक्टर इज वर्टिकली अपवर्ड। इसमें क्या है भाई, इसमें अपवर्ड है, सही है। इफ यू क्या कहते हैं, अपवर्ड है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। If you apply the Fleming's left hand rule, you will see that there will be a force on the upper conductor away from the conductor. Magnetic force है जो, वो क्या होगी, away from the conductor होगी। If you consider the effect of the upper conductor on the lower conductor, you will see that there is a force vertically down the page. The two conductors repel. इसमें क्या हुआ, देखो भाई, आपके करंट है, आपके पास ये वाली, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, यहाँ वाला लगेगा। देखो एक मिनट, हाँ ये जरा मेरा माउस मसला कर रहा है, अब सही है। थंब जो है फोर्स है, ये फर्स्ट फिंगर जो है वो क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड जो है वो करंट है। तो आप जरा इस पे देखो, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखो, सेकंड को करंट पे रखो। तो करंट अगर आपका लेफ्ट हैंड से अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके राइट साइड पे होगी। लेफ्ट हैंड में देखो, लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर को अपवर्ड दिखाओ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी राइट जी साइड पे हो जाएगी, राइट साइड पे हो जाएगी, ठीक है ना। और फोर्स जो है इनटू द पेज होगी। लेफ्ट पे नहीं होगी सर। ना ना, देखो इधर देखो ना, अपना जो है वो हाथ जो है, तुम ऐसे उल्टा हाथ लो, लेफ्ट हैंड लो, और उसकी जो सेंटर वाली मिडिल फिंगर है ना, सेकंड वाली, उसको ऊपर जी ऊपर रूफ की तरफ रखो, ठीक है। जी जी रूफ की तरफ रखोगे जी तो सही है। तुम्हारी फर्स्ट फिंगर राइट साइड की तरफ जाएगी और थंब तुम्हारा इनटू द स्क्रीन जाएगा। लेफ्ट हैंड, ना अ, राइट नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड लेना है। एक सेकंड। लेफ्ट हैंड से ही कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ रख रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड मेरा की, हाँ। मेरे जो इंडेक्स फिंगर है फर्स्ट। हम्म। जी हेलो। हेलो जी सर। हाँ, क्या बोल रहे हो। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ जो मेरी मिडिल फिंगर है हम्म। वो छत की तरफ है, ठीक है। सही है। जो मेरी इंडेक्स फिंगर है वो फर्स्ट वाली जो है मेरी, सही है। वो लैपटॉप की तरफ है। और जो मेरा थंब गलत, है वो लेफ्ट लेफ्ट साइड की तरफ है। ये नहीं करना ना, गलत किया ना तुमने। तुम देखो, जो सेकंड फिंगर है वो तुम अपवर्ड रखो,
सेकंड फिंगर को अपवर्ड रखो, फर्स्ट फिंगर को राइट साइड पे रखो, तो थंब तुम्हारा लैपटॉप के अंदर जा रहा होगा। अच्छा जी ठीक है, तो मतलब मैं अपना जो लेफ्ट हैंड है वो मैं थोड़ा टेढ़ा करके करूँ ना? अरे यार देखो मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें पिक्चर शेयर करता हूँ। अब ये पिक्चर भी नहीं आ रही है, उल्टे हाथ से अगर यूं करूंगा तो खींचूंगा कैसे? अजीब हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा नहीं है। तो सर सही तो कह रहा हूँ मैं। बल्कि रुको मैं तुम्हें वन नोट पे दिखाता हूँ। वन नोट ही बंद हो गया। आपकी स्क्रीन भी वो हो गई, शेयर नहीं हो रही अब। एक सेकंड दोबारा शेयर करते हूँ। देखो भी, ये तुम्हारा यहाँ पर सेकंड फिंगर है, ठीक है, हाथ की। जी यहाँ तुम्हारी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है। तुम्हारा थंब जो है ना वो अंदर की तरफ जा रहा होगा स्क्रीन के, सही है। समझ रहे हो? ये ठीक है, अपवर्ड, समझ गया। ये जी, राइट, ये इनसाइड, मैं ठीक है। आपको पिक्चर भेज दूँ अगर मैं। हाँ भेजो भेजो। ये तुमने ऊपर की तरफ रखा हुआ है अपनी सेकंड फिंगर, रूफ की तरफ रखी हुई सेकंड फिंगर। जी सही है, जी जी। ठीक है सही बनाया। आगे चलते हैं। हम्म, तो हुआ ये कि भाई देखो, इनटू द लैपटॉप जा रही है आपकी थंब, तो फोर्स इनसाइड है। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ तुम्हारा जो मिडिल फिंगर है सेकंड वाली, उसको नीचे की तरफ कर दो, तब भी तुम्हारी जो है वो फर्स्ट फिंगर जो है वो राइट साइड पे जा रही होगी। लेकिन थंब अब तुम्हारा मुंह की तरफ आ रहा होगा, तुम्हारे फेस को फेस कर जी रहा होगा, है ना? जी तो ये नीचे फोर्स जी आ गई, ये जी जी ऊपर फोर्स चली गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये वहां जा रहा है, ये वहां जा रहा है, तो रिपेलिंग हो गए ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सही है, यानी कि फोर्स ये रिपेलिंग फोर्स हो गई। जी जी यानी कि आपने कहा कि भाई ये दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो करंट की डायरेक्शन तो सेम है, राइट साइड पे जा रहा है करंट दोनों में, है ना? जी ठीक है, तो इसका मतलब जी आप कहोगे फोर्सेस ऑन अ पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि करंट सेम है ना। तो करंट चाहे सेम भी हो लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होगी दोनों में, तो इस वजह से दोनों रिपेल करेंगे। हम्म दोनों रिपेल ही है ना, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दूर जा रहे हैं ना। अगर अट्रैक्टिव होता तो दोनों एक दूसरे के सामने फेस करो, तो ये वाला जी सर, लिखना ही है। नहीं नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा अभी लिखने वाला ठीक। पार्ट आएगा, ये है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अब क्या है भाई, अब आपका चार्ज मूव कर रहा है ना, करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो चार्ज मूव भी कर रहा होगा, तो मूविंग चार्ज की वेलोसिटी भी होगी। जाहिर है, हमने करंट स्टडी किया ना ऊपर, तो करंट के अंदर चार्ज की स्पीड होती है ना कुछ। सही है, तो स्पीड या वेलोसिटी को वी से डिनोट कर रहे हैं, सही है। तो हम कहेंगे कि भाई मूविंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स आती है, एक चार्ज है वो मूव कर रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पे भी फोर्स लगाएगी, या उसके रीजन में कोई और चीज एंटर होगी, कोई और चार्ज ऑब्जेक्ट, तो उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। जी तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट गुजर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी नेचुरली, तो उसके अंदर कोई और कंडक्टर लाओगे या मैग्नेट लाओगे, तो उसके ऊपर उसकी फोर्स अट्रैक्ट और रिपेल होगी ना। सर, अभी आवाज कट गई थी। हेलो।
अब सही है, अब बीच में कट गई थी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। यार ये बस है क्या 3G होता है, हॉटस्पॉट थोड़ा सा डाउन होता है घर में। मैं दोबारा देखता हूँ अपना पुराना इंटर, हाँ सही है, वाईफाई आ गया मेरा, उसी पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है? जी सर। पता नहीं कैसे आ रही है, हालांकि कनेक्टेड नहीं है मेरा वाईफाई। अब आ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, फोर्स ऑन अ चार्ज particles in a magnetic field. So electric current is a flow of electric charge to the magnetic field. So the magnetic force on the current is a sum of forces on all the moving charges carries that make up the current. क्या मतलब हुआ इसका? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है ये बेसिकली। Electric current is a flow of electric charges, so that the magnetic force on a current is a sum of all the forces on all the moving charges carried that make up the current. सही है, ये बात समझ में आती है? जी जी Alternatively, we could think of a beam of charged particles as a current. इतने सारे चार्ज पार्टिकल एक साथ जाएंगे तो करंट ही होगा, लेकिन एक बीम हो जाएगी ना, एक साथ जा रहे होंगे। So either way, we can जी deduce the force on the charge q moving through the field of flux density b at a speed of v that is given by this formula. देखो मैंने ये बताया था शुरू में भी कि भाई जो करंट है जिसकी वजह से देखो चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, चार्जेस जो मूव कर रहे हैं उनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बेसिकली ये उनकी से प्रोड्यूस होने मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन अगर एक फिक्स मैग्नेट है, जैसे परमानेंट मैग्नेट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जी परमानेंट मैग्नेट रखे हुए हैं तो उनके बीच में कंडक्टर है और कंडक्टर से करंट गुजर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ तुम्हें वन नोट पे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, एक का है नॉर्थ पोल, एक दूसरा है ये साउथ पोल। इनके बिटवीन एक कंडक्टर है, एक वायर है। इसमें से करंट गुजर रहा है, ठीक है भाई, इस वायर में से करंट जा रहा है, तो चार्जेस हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब एक बीम बन के जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये बीम ऑफ चार्जेस है ना, ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल। अब जाहिर है इसके अंदर जी यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ रेस जा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन फोर्सेस जा रही होंगी। तो ये क्या करेंगी, इस करंट चार्जेस के बीम को अपनी तरफ डेविएट करेंगे, इनका पाथ ना, ठीक है। जी फॉर एग्जांपल ये जा रही थी सीधी, तो इसने इसको डेविएट करके यहाँ ले गई, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आ रही है, इसको यहाँ ले गई, इसको यहाँ ले गई, है ना। जी तो ये फोर्स जो है ना, ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो क्या कह रहा है, वी कुड थिंक ऑफ अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल एज अ करंट, इधर वे वी कैन रिड्यूस द फोर्स ऑन द चार्ज q। एक चार्ज q है मूविंग थ्रू द फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी b एट अ स्पीड ऑफ v इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो f इज इक्वल्स टू b q v sin थीटा, ठीक है, सर, थीटा वो द एंगल। बुक शेयर नहीं हुई हुई है। ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर ये फोर्स हमें निकालनी है तो ये क्या हो गया, f इक्वल्स टू b q v sin थीटा। इसमें थीटा क्या है, इज द एंगल द वेलोसिटी मेक्स विद द फील्ड। वहां पे क्या था, एंगल द करंट और कंडक्टर मेक्स विद द फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ फील्ड है ना उतना मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो कि बी है। जी देखिए बी और वी के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा है। एफ इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा। वहां पे क्या था, एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। वहां पे बी आई एल जी क्या था, बी था मैग्नेटिज्म बनने वाला किससे, करंट से, ठीक है, बिल साइन थीटा और जी लेंथ ऑफ द जी कंडक्टर। ये भी मैग्नेटिक फील्ड जी है, ये भी फोर्स है, वो भी फोर्स है, ठीक है ना, लेकिन दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है। वहां पे क्या था, वहां पे देखो क्या था, वहां पे हमने बेसिकली कहा कि भाई करंट गुजरा, इसकी वजह से इसके अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिज्म का। तो इसमें हमने हम्म, करंट की फॉर्म में आंसर निकाला है बी आई एल साइन थीटा। देखो इसका जो फॉर्मूला है एफ बी आई एल साइन थीटा, करंट मैग्नेटिज्म जी और लेंथ। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने वेलोसिटी को कंसिडर किया वी वी क्यू,
साइन थीटा, ठीक है ना, जैसा डेटा होगा वैसा आप आंसर सही। निकालोगे। अच्छा सर, अब फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, इसके में कुछ लिखना है इसके बारे में? हाँ, इसका फॉर्मूला लिख लो ना। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड का। बिल्कुल। So the direction of the force on the particle can be found by using Fleming's left hand rule. अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और हम देखेंगे कि भाई फोर्स की डायरेक्शन पार्टिकल कहाँ पर है, सही है। रिमेंबर दैट द सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, जो हमने ऊपर पढ़ा था। सेकंड फिंगर क्या दिखाएगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, यानी कि करंट जो which flows from positive towards the negative। कन्वेंशनल करंट क्या जी। होता है? जो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? जो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, ठीक है। तो हम कन्वेंशनल सही। करंट को लेके चलते हैं। तो रिमेंबर दैट द सेकंड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये रही आपकी, जहाँ वेलोसिटी है, सही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी, क्यों? क्योंकि चार्जेस उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। वेलोसिटी हमने जी। चार्जेस की तो ली है, सही है। जी। So the thumb shows the force direction on a positive charge. A negative charge will experience force in opposite direction, जाहिर सी बात है, ठीक है। चार्ज नेगेटिव होगा तो उसका वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब चेंज हो जाएगी तो फोर्स की जी। डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जी। Study figure 26.11, the force is at right angles to both the field and the velocity। फील्ड क्या है? फील्ड किसको कहते हैं यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक वो। है। जी। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और फोर्स तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से क्या है? 90 डिग्री पे, जी। ठीक है। जी। अच्छा, the velocity changes, so that's the direction of the force। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो डायरेक्शन भी चेंज होगी फोर्स की। ये बात समझ में आती है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना भी होगा, डायरेक्शन भी चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज हो गई ना, तो फोर्स भी चेंज हो गया। जी सर। जी। Consequently, the particle travels in a circular path with a magnetic force providing the centripetal acceleration। अब क्या था, यहाँ चार्जेस जा रहे थे, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस लगा हुआ है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कैसे? ये दिखा रहा है कि आउट ऑफ द मैग्नेटिक पेपर। फील्ड इनटू द पेपर है, इनटू द पेपर। अच्छा हाँ। तो डार्ट कभी दीवार में मारते हो तो क्रॉस दिखता है ना, सामने आता है तो डॉट दिखता है। जी। जी। डार्ट से देखो, तो इनटू द पेपर जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आपका जो है वो क्या कहते हैं, वेलोसिटी जो है वो ये है, लेफ्ट से राइट है। तो फोर्स आपकी अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। जब फोर्स आपकी अपवर्ड जी। होगी तो ये क्या होगा? अपवर्ड जाएगा, फोर्स इसको खींचेगी ना, तो ये बीम, चार्जेस की बीम भी यहाँ चली जाएगी अपवर्ड की तरफ, ठीक है। जी। अपना पार्ट डेविएट कर लेगी, हालांकि जाना इसको यहाँ चाहिए था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद इस पर फोर्स लगी तो यहाँ चली गई। वो फोर्स क्या है? बी वी क्यू साइन थीटा, ठीक है। जी। तो अब हम देखते हैं इसको आगे। ये इस तरह से अगर कभी सवाल आए तो अपनी डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब इसी की एक एक्सटेंशन है क्या जिसमें बनानी है? ये डायग्राम बनानी होगी जब कभी अच्छा। भी की जी। साइन थीटा में आएगा ना, कि बीम ऑफ हम्म। चार्जेस ने अपना पाथ कैसे चेंज किया, तो ये ड्रॉ कर लो तुम। जी एक सेकंड। ड्रॉ कर लिया? एक सेकंड से कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा भाई, अब आता है हॉल इफेक्ट एंड हॉल प्रोब। ये हॉल के बारे में पता है क्या होता है? हॉल नहीं। कभी सुना भी नहीं है?
नहीं अच्छा सर, भाई, शादी और का पता है, उसका मुझे नहीं पता। नहीं ये हॉल साहब हैं जिनकी वजह से जो है ये हमने टॉपिक पढ़ना है। ये बेसिकली मिनिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जब भी कभी जो है हम एक बेसिकली सेमीकंडक्टर स्लाइसेस को करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर इसको स्टडी करते हैं, छोटा करंट होता है लेकिन प्रोड्यूस होता है, जी ऑल वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली। ठीक है। सर। जी अच्छा भाई, यहाँ पर क्या है हम पढ़ते हैं, इन द एग्जाम्पल द करंट इज कैरीड बाय पॉजिटिव चार्जेस कैरियर्स। ठीक है। ये सेमीकंडक्टिंग प्लेट्स है। सेमीकंडक्टिंग प्लेट्स मतलब सेमीकंडक्टर्स जो मेटालॉइड्स नहीं होते, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। जी तो आप सिलिकॉन जी को जी याद रखो, समझो। सही। सिलिकॉन का तो नाम सुना ही होगा ना। जी जी केमिस्ट्री में। जी, सिलिकॉन जो है वो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है ना वो उसी से मिलके बनते हैं। हम्म तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी होते हैं, कुछ में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। So in this जी example, the current is carried by positive charge carriers when a magnetic field is applied. अब क्या हो रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड अप्लाई, यानी कि मैग्नेट रख दिया होगा जो ऊपर नॉर्थ होगा नीचे साउथ होगा, तो डाउनवर्ड आ रही है। सही। जी The charge, when a magnetic field is applied, the charge carriers are pushed to the rear side of the slice. जाहिर है ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसको आपने जो है रेयर साइड पे भेज दिया, ऊपर की तरफ मतलब ऊपर जा रहे हैं तो नीचे की तरफ पुश किया ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से आ रही है, ये जा रहे हैं ऊपर, तो इनको नीचे धक्का लगा रहे हैं बेसिकली है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर एजेस ऑफ द स्लाइस। भाई स्लाइस के फ्रंट और रियर एजेस, भाई हो ही रहा सर, होगा ना कि क्या टू। चीज धक्का लगा रही है? सॉरी। क्या चीज धक्का लगा रही है उसको? मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यहाँ से अच्छा। करंट आ रहा है, तो इनका इंट्रैक्शन हो रहा है। तो बेसिकली जी कुछ कुछ चार्जेस नीचे मूव कर जाएंगे, कुछ थोड़े ऊपर रह जाएंगे, कुछ ज्यादा नीचे कर जाएंगे। तो इन दोनों में दो तीन चार्जेस जितने भी हैं, इन सब में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी ना, ऊपर वाले चार्ज नीचे वाले अच्छा। चार्जेस में। पहले तो जी इक्वालिटी थी, सर। एक ही फोर्स से जा रहे थे, एक ही करंट से जा रहे थे, एक ही वोल्टेज से जा रहे थे। तो अब इनके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। दिस सही प्रोड्यूसेस एन है। जी ईएमएफ बिटवीन द फ्रंट एंड द रियर एजेस ऑफ द स्लाइस। ठीक है भाई, जी फ्रंट सही। एज होगा, रियर एज होगा, इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो वो बहुत छोटा सा होगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ पोजीशन की वजह से है। ठीक है। तो वो कहलाता है जी नोन एज हॉल वोल्टेज। उसको हॉल वोल्टेज कहते हैं। तो इसको सही डिनोट है। करते हैं वी के नीचे छोटा एच। ठीक है। सही। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, अब देखते हैं कितना। कंसिडर अ स्लाइस ऑफ कंडक्टर ऑफ थिकनेस टी। इसकी थिकनेस कितनी है, टी है ये रही, और इसकी विड्थ कितनी, डब्ल्यू, एंड विद विद डब्ल्यू कैरिंग अ करंट आई एट अ राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। करंट आई जा रहा है यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से आ रही 90 डिग्री पे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी, बी इसकी फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है। ये सब बता दिया हमने। तो जी अब आपने कहा कि भाई ठीक है, इफ ईच चार्ज कैरियर हैज अ चार्ज क्यू, एक चार्ज कैरियर यानी कि एक चार्ज कैरियर क्यू चार्ज रखता है, टोटल तो एन क्यू रखेंगे ना। जी ऑन ईच चार्ज कैरियर, एक मिनट, द फोर्स ऑन ईच चार्ज कैरियर इज एफ मैग्नेटिक फोर्स दैट इज बी क्यू बी। सारे चार्जेस की बी में, तो हमने इनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो होगी बी क्यू बी। बी क्यू बी क्यों, जी साइन थीटा क्यों नहीं रखा हुआ, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो फोर्स मैक्सिमम है बी क्यू बी, वेयर वी इज द वेलोसिटी सही। ऑफ द चार्ज कैरियर्स। ठीक है। जी हमने कहा दिस फोर्स टेंड्स टू पुश द चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द स्लाइस। ये क्या करेगी, ये जो है वो बेसिकली फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स, ये पुश करेगी चार्ज कैरियर्स को पूरे स्लाइस के अक्रॉस, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक पुश करेगी, सेटिंग अप अ वोल्टेज दैट इज वी एच अक्रॉस द स्लाइस। इसके वजह से क्या हो रहा होगा, एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है बेसिकली, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ना। जी ज़ाहिर पुश करेगी, फोर्स लगाएगी, और उसकी वजह से डिस्टेंस ट्रैवल किया चार्जेस ने, तो एक तरह की क्या हो गया, वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया क्योंकि वर्क हो गया। जी जी तो आपको कहा कि अच्छा भाई, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेड बाय मैग्नेटिक चार्जेस दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ, वोल्टेज, ये वोल्टेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अभी डेल्टा फाई तो आपको पता नहीं होगा क्या होता है।
S1 में पढ़ा है 5 मैंने सर। नहीं नहीं, वो अलग है, ये डेल्टा फाइव फिजिक्स वाला है, नेक्स्ट चैप्टर में आराम से पढ़ोगे इंडक्शन में। डेल्टा फाइव का जी मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि सही। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का चेंज पर यूनिट टाइम, डेल्टा टी। तो जी इन दोनों का चेंज होता है, ई के बराबर है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये ई ईएमएफ है। सही ठीक। लेकिन इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। लिख लो फॉर्मूला इसका, ई इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, और इस ई को फिर मार्क कर देना, लेबल कर देना इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर एक सेकंड। ई क्या है? ईएमएफ ना? ई ईएमएफ है। तो ये वोल्टेज वाले है ना? हाँ, लेकिन इसको इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। सही। अच्छा आप क्या बोल रहे थे, क्या लिखूं? बस ये लिख लो, उसका फॉर्मूला लिख लो। जी फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, अब कहते थे द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच चार्जेस, एक चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी भाई? बेसिकली जो है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही है। जी जी तो जो वर्क डन है वो क्या होता है? एफ डॉट डी, जी है ना? तो अभी जी। आपको मैं दिखाता हूँ उसमें, वन नोट पे। भाई वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। जी तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हॉल वोल्टेज है, तो हम इसको वी एच कह देते हैं। और वर्क डन में हमने सही। एफ डॉट डी कह दिया अपॉन चार्ज। एफ डॉट डी में डी जो है मेरी विड्थ ऑफ द, वो है, क्या कहते हैं, स्लाइस। जी तो यहाँ से अगर मैं फोर्स को ड्राइव करता हूँ, फोर्स मेरी बनती है क्यू वी एच अपॉन डब्ल्यू, जो कि विड्थ है। क्यू वी एच अपॉन डब्ल्यू बन जाती है फोर्स। जी यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये क्या है? क्यू वी एच अपॉन डब्ल्यू, इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू वी एच अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। जी As charge builds up, it will limit further charge moving across the slice, ठीक है ना भाई? इक्विलिब्रियम विल जी बी रीच। इक्विलिब्रियम रीच क्या हो जाएगा कि जितने चार्ज बन गए वो मैक्सिमम पहुंच गए। आप कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम रीच व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी टोटल मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो गए। अब दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। जी जी एक पॉइंट ऐसा आएगा, तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हमने कैलकुलेट की क्यू वी एच अपॉन डब्ल्यू, और मैग्नेटिक फोर्स है बी क्यू वी। इन दोनों को हमने इक्वेट करा दिया। जी क्यू वी एच अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू बी क्यू वी। तो यहाँ से क्यू से क्यू कट गया, सही है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर बी वी हो बी गया। बी। बी वी क्या हो गया? बी वी इज इक्वल टू वी एच अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। जी अब हमने कहा कि भाई हमने एस फिजिक्स में पढ़ा था कि आई इज इक्वल टू एन ए वी क्यू, सही है। जी तो जी। आपने कहा यहाँ से v निकाल लो, आई अपॉन एन ए क्यू, ठीक है। v इज इक्वल टू, सर वी कहाँ गया? v ये रहा ना, v अच्छा ठीक है ठीक। आई ठीक। इज इक्वल टू जी आई अपॉन एन ए क्यू, ठीक है। जी इन द प्रीवियस इक्वेशन आपने कहा कि भाई वी एच अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू बी आई अपॉन एन ए क्यू। क्या भाई जी प्रीवियस इक्वेशन में क्या है? वी एच अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू बी वी। ये v क्या है? ये वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी की जी। जगह आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दिया, आई अपॉन एन ए क्यू, ठीक है। तो ये हो सर गया b इंटू आई अपॉन एन ए क्यू इज इक्वल टू वी एच अपॉन डब्ल्यू। ये एज इट इज आ गया यहाँ पर, ठीक है। सही। जी आपने कहा एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टी, विड्थ इंटू थिकनेस एरिया बनता है। जी
इस वाली स्लाइस का विड्थ इनटू थिकनेस एरिया बन गया ना। जी जी चलो यानी कि एरिया को आप लिख दो एक ही जगह पे W इंटू टी। ठीक है, सही है जी W से W कट गया, जी ये क्या बचा, VH इक्वल्स टू BI अपॉन NTQ। जी तो ये आपका जो है हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला है। ठीक है, सही तो हम कहते हैं द वेरिएशन लिख इन लो द हॉल voltage with flux density means the effect can be used to measure the magnetic flux density. The Hall voltage जी produced in a metallic conductor is much less than in a semiconductor. ठीक है, so this device is always made from a semiconducting material. When using a Hall probe, care must be taken that the semiconductor lies at right angle to the field being investigated. क्यों? क्योंकि हमने ये assumption ली है कि थीटा 90 है, वैसे यहाँ पर कहीं पे भी साइन थीटा अपीयर नहीं हो रहा क्योंकि वो 1 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 90 सही डिग्री पे लेना है हॉल। हॉल जो वो भी होगी ना आपकी प्रोब, बेसिकली जिसके अंदर आप, जिसको आप सेमीकंडक्टर स्लाइस कह रहे हो, तो उसके अंदर जी करंट जो जा रहा होगा वो 90 डिग्री होगा मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो हॉल वोल्टेज प्रोड्यूस सही होगा वो आपका इतना होगा, VH इक्वल्स टू BI अपॉन NTQ। ठीक है, सही ये याद जी रखना होगा, सिर्फ ये याद रख लो। डेरिवेशन बहुत रेयर कभी का आती है, पढ़ लेना इसको तो कर लेना, लेकिन इसको याद अच्छा रखना। सर ये BL है या BI है BI है, BI करंट है, करंट। देखो ना, यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट किया था ना हमने, जी BI जी अपॉन NTQ। ठीक है, इसको लिख लो। लिख लिया VH इज इक्वल टू BI अपन NTQ लिख लिया था हाँ, अब कहते हैं स्ट्रिप ऑफ कॉपर 24 मिलीमीटर वाइड एंड 0.20 मिलीमीटर थिक कॉपर की स्ट्रिप है, सही है ना। ये विड्थ है, ये थिकनेस है, T है, WAT है। इज एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अब ये जी बी दे दिया आपको, कैपिटल B। A current of 3 जी ampere I passes through the copper जी strip. Calculate the Hall voltage produced across the width of the strip. Number of free electrons per unit volume are these. ठीक है भाई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको पर यूनिट वॉल्यूम में दे दिए कि भाई इतने होते हैं, जो कि आपका n होता है। n क्या है आपका, ये चार्ज डेंसिटी है, जो स्मॉल n है ना, इट इज चार्ज डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये गिवन है आपको जी 1.10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो सही आपने सब वैल्यूज डालनी है, बी की जगह बी की वैल्यू डाल दी है, बी ये रहा आपका। आपने आई की जगह पे 3 एम्पेयर डाल दिया, आपने एन की जगह पे ये डाल दिया, टी की जगह पे थिकनेस डाल दी 0.20 mm की जगह जो है आपने का फॉर्मूला डाल दिया। कन्वर्जन में सबको कन्वर्ट करके डालना है, 24 मिलीमीटर को भी कन्वर्ट करके डाला आपने। ठीक है भाई, जी वन पॉइंट सर तो चार्ज वही होगा 1.6 × 10⁻⁻19 चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो वही होगा ना। अनलेस की प्रोवाइडेड ना हो हाँ, अनलेस के प्रोवाइडेड ना हो। ठीक तो ये आंसर आ गया 2.1 10⁻⁻10 वोल्ट की। देखो कितना छोटा वोल्टेज ना होने के बराबर है ना। जी -10 वोल्ट क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यहाँ तो 5 वोल्ट में बैटरी नहीं चलती तो मुझसे। ठीक है भाई, अब हम पढ़ते हैं डिफ्लेक्शन जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट किए फील्ड के अंदर, दायरा हम देखा था, उन्होंने अपना पार्ट डेविएट किया था, तो उनके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि भाई जी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सीलरेटिंग फील्ड कहलाती है ये। एक्सीलरेटिंग फील्ड की कहलाती है, चार्ज मूव कर रहे हैं ना जगह जगह। जी Electric field can be used to accelerate charged particles in the direction of the field. Early particle accelerator used to electrostatic fields in this way. The kinetic energy given to the particle carrying charge q is this. ये बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, QV। ठीक है ना, जी ये क्यों, क्योंकि ये वर्क डन भी इतना ही होता है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, जी वोल्टेज है वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क कितना हो गया, चार्ज इनटू वोल्टेज, वो वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो मूव कर रहा है चार्ज। तो अगर वो वेलोसिटी नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर जी मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही है जो वर्क का फॉर्मूला है इसके अंदर, चार्जेस में लिख लो। जी लिख लिया हम्म, अब आप कहते हो कि भाई देयर फॉर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी क्यू। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर भी होती है, और ये वी क्यू भी। जी ये कैपिटल वी जो वोल्टेज है, स्मॉल वी जो है वो वेलोसिटी, कटेगा नहीं। ठीक है, जी इसकी वो एग्जांपल देख लीजिए, कैलकुलेट द वोल्टेज थ्रू विच सर आप, V² क्या कह रहे हो। अरे यार,
हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? जी सर। यार लाइट चली गई अचानक, अजीब, आज सारे मामला एक साथ ही हो रहे हैं। अच्छा। चलो खैर, तो हाफ एम वी स्क्वायर अच्छा सर, इक्वल मैं टू, बोल रहा था बोलो। ये वोल्टेज है और वो वेलोसिटी है ना? हाँ, कैपिटल राइट साइड वाला वोल्टेज है, कैपिटल वी वोल्टेज होता है, और स्मॉल वी जो जी। वेलोसिटी होती है। ठीक। तो आपको कहा भाई कैलकुलेट द वोल्टेज थ्रू विच अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.66 into 10 to the power minus 27 kg must be accelerated to reach a speed of 8 in 10 to the power 6 meters per second। आपको वेलोसिटी दे दी है, आपको क्या प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका ये मास है, इसके बारे में बताइए कि इसको कितना वोल्टेज दिया जाए तो ये इतनी एक्सेलरेशन ले लेगा, इतनी वेलोसिटी ले लेगा। आपने कहा हाफ एम वी जी। स्क्वायर इक्वल टू वी क्यू। हाफ कांस्टेंट है, मास आपको दे दिया, वेलोसिटी आपको दे दी, चार्ज आपको पता है वो 1.66 10 माइनस 27 है। सॉरी, ये तो मास है, चार्ज है आपका 1.6 माइनस 19। ठीक है, जी। ये इक्वेशन को रीअरेंज किया, वोल्टेज को सब्जेक्ट बनाया, ये सारा आंसर निकला 3.3 10 5 वोल्ट्स। सही। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट अ यूजफुल यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक छोटा यूनिट है। जब आप सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करते हो ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट यूज करते हो किसके लिए? एनर्जी के लिए, क्योंकि वहां पर जूल जी। जो है बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। हम्म। तो इसलिए आपने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कन्वर्ट कर लेते हो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या सही। होता है भाई? जैसे यहाँ पर कहा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजफुल इन द एग्जांपल अबव, द प्रोटॉन वाज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3.3 × 10⁵ velocity, 5 volts। Calculate its energy, we use the formula E is equals to VQ। अब आपने इसकी जी। एनर्जी निकाली, तो ये एनर्जी आई 5.3 × 10⁻⁻ माइनस 14 है, कितना है, माइनस 24 है, माइनस 14 जूल। माइनस 14 जूल बहुत छोटी जूल की वैल्यू हो गई ना, तो इसलिए आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंट्रोड्यूस कराते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs of charge on an electron, and the energy of the proton described above is often quoted as this। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हेलो, हेलो, जी सर। ये डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? जी। मैं कह रहा हूँ भाई, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, वो 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल होता है। लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, तो यहाँ डेफिनेशन भी है इसकी। The electron volt is a unit of energy equal to the energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। सर मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, आप उसको वहां कर दें थोड़ा। हाँ हाँ, लिख लिया। हम्म, हेलो, हेलो, जी सर। लिख लिया। सर होने वाला है। ओके, सर आप क्या बोल रहे थे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 पॉइंट। 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। अच्छा, तो ये वो चार्ज वाला हिसाब ही है। हाँ, वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक चार्ज की बराबर एनर्जी होती है ना। सही। ठीक है, जी। अब यहाँ पे बताया भाई, यूनिफॉर्म फील्ड एट राइट एंगल टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये क्या हो रहा है भाई? जब चार्ज पार्टिकल आपका जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर फील्ड लग रही है, इसके वजह से इसका पार्ट हो गया डेविएट। ठीक है ना, इसी जी। तरह से ग्रेविटेशन फील्ड में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को खींचता है अपनी। सही है, जी। इसके अलग अलग स्केचेस यहाँ बना के दिखा दिए आपको। इसके बाद ये लास्ट
थोड़ा सा टॉपिक हम करके खत्म करते हैं। ये है मेजरमेंट ऑफ ई अपॉन एम रेशो। ये अक्सर जगहों पे यूज होता है ना, उसका सवाल भी आता है, इसकी रिविजन भी आती है और इसका क्वेश्चन भी आता है। तो हमने जी क्या किया भाई, हमने कहा कि भाई हमने अभी तक जो पढ़ा है पिछले पेजेस पे, हमने कहा भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वो बी क्यू वी लग रही है इसके ऊपर, जो आपको चार्ज को वो करा रही है, डेविएट करा रही है पाथ से। सीधा जा रहा था चार्ज, आपने बी क्यू वी लगाया उस पर, मैग्नेटिक फील्ड बी क्यू वी, मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर फोर्स लगाई ना बी क्यू वी, इसकी वजह से वो जी बेंड जी हो गया, बेंड हो गया, अपने स्ट्रेट पाथ पे नहीं जा रहे थे चार्ज, बेंड हो गए। जी बेंड होके जी एक सर्कुलर मोशन करने लग गया ना। अगर फर्दर सही बेंड होगा सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होती है, किस फोर्स की वजह से होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होती है ना। जी तो हमने कहा भाई मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो बी क्यू वी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे ही है। जी तो क्यू अपॉन एम क्या हो गया, यहाँ से क्यू एम को यहाँ ले जाओ, क्यू को यहाँ रखो, तो बी वी नीचे चला जाएगा, तो क्यू अपॉन एम इज जी इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन बी आर, है ना, वी अपॉन बी आर। अम, देखो ना, वेलोसिटी है, वेलोसिटी कटी इससे स्क्वायर से, सिंगल वेलोसिटी रह गई यहाँ पर। ये एम जी वहां गया क्यू के नीचे, एम जब क्यू के नीचे चला गया तो बी यहाँ पर आ गया, जी तो ये रह गया एम वी अपॉन बी आर, जी सॉरी एम वी नहीं, वी अपॉन बी आर, एम वहां चला गया ना, एम नीचे चला गया क्यू के, जी जी सही है तो क्यू अपॉन एम इज वी अपॉन बी आर। तो क्यू को अब ई भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, या क्यू को चार्ज भी लिखते हैं, तो इसको क्यू अपॉन एम या ई अपॉन एम रेशो कहते हैं, ठीक है। सही जी क्यू अपॉन एम या ई अपॉन एम रेशो इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन बी आर, ठीक है। जी बी क्या जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आर क्या है उस रेडियस है जिस रेडियस में ये सर्कुलर मोशन करेगा पूरी, ठीक है। सही तो आपको कहा भाई इन फिगर 26.17 जो नीचे फिगर है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, सर इलेक्ट्रॉन ये गन। लिखते हैं ऊपर जो है नहीं नहीं, सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख लो बस। इन क्यू फिगर अपॉन एम इज इक्वल टू वी अपॉन बी आर। बी आर, बिल्कुल। इन फिगर ये किस 26.17, चीज का है सर? ये वो है ना, रेशो है बस, ये इलेक्ट्रॉन गन में यूज होता है, ये अपॉन एम का रेशो है, कि भाई चार्ज अपॉन मास रेशो जो है वो वेलोसिटी अपॉन बी आर के इक्वल होता है। तो अगर आपको चार्ज अपॉन मास रेशो पता है तो आप जो है वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं चार्ज की, आर और बी तो पता सर है। ये मतलब मैं लिखूं क्या कि किस चीज का फॉर्मूला? बोलो, लिख दो, सिर्फ रेशो है, ये हेडिंग लिखो, ये अपॉन एम रेशो या क्यू अपॉन एम रेशो, इसका फॉर्मूला लिख दो, इसका फॉर्म अच्छा डायरेक्ट सवाल आता है। ठीक In figure 26.17 the electron gun fires electrons vertically upward। अब देखो इलेक्ट्रॉन गन है, इसने फायर किए इलेक्ट्रॉन वर्टिकली अपवर्ड, ये भी सर्कुलर मोशन करेंगे जाहिर है। द फील्ड कॉइल प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड into the plane of the paper which causes the electron travel and circular path। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम फायर हुई, यहाँ पे फील्ड कॉइल मैग्नेटिज्म था, मैग्नेटिज्म ने इसको घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। there is a सही trace of the unreactive gas in the tube, ठीक है। when the electrons collide with a gas atom they cause ionization। when the atoms drop back down to their ground state they emit a pulse of light। ये वही है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। जी हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन गन बनती है, वो एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर कलर आना शुरू हुआ था, और ये आपने सीआरओ के अंदर भी पढ़ा होगा, ओ लेवल के अंदर, जी उसमें भी यही होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, फिर वो ग्लो करता है फ्लोरेसेंस मटेरियल के ऊपर, ठीक है। इन जी दिस path electron can be observed, the energy of the electron is calculated from the accelerating potential and the diameter of the circular path is measured with the ruler। क्या सर्कुलर पाथ है, वो डायमीटर निकाल लोगे, इसका आर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद बी आपको जी पता है, आपने फील्ड कॉइल्स यूज किए हैं, ठीक है। वेलोसिटी आपको निकालने के लिए क्यू अपॉन एम लगाना पड़ जाएगा, तो आप वेलोसिटी निकाल लो कितने वेलोसिटी से घूम रहा है ये। सर और रेडियस है? आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है जिसमें ये बीम पूरी घूम रही है ना, ठीक ठीक है भाई। तो आप इससे वेलोसिटी निकाल सकते हो इजीली। जी इसका सवाल देख लेते हैं, देखना है अभी नेक्स्ट टाइम देखें। सर नेक्स्ट टाइम देख रहे हैं। हाँ डायरेक्ट सवाल ही है इसका, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको समझ में आ जाएगा तुम्हें, ज्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जी डायरेक्ट अच्छा फॉर्मूला सर ये अप्लाई। जो V है वो वोल्टेज है या वेलोसिटी है? वेलोसिटी है, स्मॉल वी वेलोसिटी होता है, कैपिटल वी वोल्टेज होता है, ये वेलोसिटी है। ये तो मैं ऊपर बता रहा ठीक था कि आपका इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फायर किया तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट ऐसे होती है, ये अपॉन एम रेशो से। सही बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सब लिखो और सबकी शीट बनाओ, न भूल जाओगे।
जी जी स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ले लिया। बाकी हमारा वेलोसिटी सिलेक्टर बड़ा छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर जी एमआरआई। ठीक है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और कितना रहता है? यार, एक क्लास और करनी होगी इसकी ना, फिर खत्म होगा। ठीक है ठीक है, ठीक। ओके, ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।